सर्दियों का मौसम ये अपने साथ सिर्फ कोहरा और ठिठुरन ही नहीं लाता, बल्कि कुछ ऐसी खौफनाक कहानियां भी लाता है जो सदियों से इंसानी मन के अंदर एक गहरा खौफ पैदा करती आई हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे इन्हीं कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं। हम 5 अलग अलग अलौकिक लोक कथाओं की संरचना और उनके पीछे के डरावने विज्ञान को डिकोड करेंगे। आखिर ये डर काम कैसे करता है और इन अनजानी ताकतों के बुने जाल में फंसा इंसान किस तरह की बेबसी का सामना करता है। ये सफर सच में बहुत रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाला होने वाला है। शुरुआत करने के लिए जरा इन शब्दों पर गौर करें। आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, ये रास्ता तो पहाड़ी गांव जाता है, आप यू टर्न ले लीजिए। सुनने में ये वाक्य कितना सामान्य और मददगार लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, पहाड़ों के किसी बेहद सुनसान और अंधेरे रास्ते पर अगर कोई अनजान आदमी बार बार गाड़ी के शीशे पर दस्तक दे और बिल्कुल यही बात दोहराए और हर बार यू टर्न लेने के 15 मिनट बाद गाड़ी ठीक उसी जगह पर वापस पहुंच जाए, तो कैसा महसूस होगा? ये एक ऐसा मायाजाल है जो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। और यहीं से इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। क्या होता है जब प्रकृति, समय और स्थान के वे बुनियादी नियम अचानक से काम करना बंद कर दें जिन पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है? जब इंसान का सामना एक ऐसी वास्तविकता से हो जाए जहां हमारे विज्ञान और लॉजिक के नियम लागू ही नहीं होते, तो बचने का क्या रास्ता बचता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले भाग की, स्थान और समय का चक्रव्यूह, लूप में फंसे लोग। लोक कथाओं में अक्सर ऐसी अदृश्य शक्तियों का जिक्र होता है जो अपने शिकार को एक ऐसे अनंत चक्र में फंसा देती हैं जिसे हम लूप कहते हैं। इसे समझने के लिए अमेरिका के एक सुनसान पहाड़ी ट्रेल की इस खौफनाक घटना को देखते हैं। जेक, अमालिया, थियो और एम्मा नाम के 4 दोस्त एक विजिटर सेंटर में फंस जाते हैं। घड़ी में शाम के ठीक 6:45 का वक्त। बाहर भयंकर तूफान और दीवार पर लिखी एक डरावनी चेतावनी, अगर जीना है तो सुबह तक जिंदा रहना होगा। रात 8 बजते ही उनकी दोस्त एम्मा अचानक गायब हो जाती है। फिर रात 9 बजे एक नकाबपोश आदमी कुल्हाड़ी लेकर उन पर हमला कर देता है। मौत बिल्कुल तय थी, लेकिन कहानी का असली खौफ यहाँ से शुरू होता है। मौत के तुरंत बाद वे सभी अचानक अपनी आंख खोलते हैं बिना किसी चोट या निशान के, और घड़ी में फिर से वही शाम के 6:45 हो रहे होते हैं। ये एक ऐसा खौफनाक टाइम लूप था जो बस बार बार दोहराया जा रहा था। इन दोनों ही घटनाओं को आमने सामने रखकर तुलना करना काफी दिलचस्प है। एक तरफ वो पहाड़ी रास्ते वाला भौगोलिक जाल या ज्यामितीय लूप है, जहां एक परिवार बार बार दिल्ली 280 किलोमीटर का एक ही बोर्ड देखता है, और एक बेहद डरावनी किन्नू बेचने वाली औरत जिसका आधा जबड़ा गायब था, वो उन्हें हर बार उस रास्ते पर मिलती है। वहां दिशाओं ने अपना अर्थ ही खो दिया था। हालांकि एक कार क्रैश के बाद वो किसी तरह इस लूप से बाहर आ गए, पर दूसरी तरफ उस कैबिन का लौकिक या टाइम लूप है, जहां समय खुद एक पिंजरा बन गया था। बस लगातार मौतें और हर मौत के बाद वापसी उसी 6:45 पर। वहां से निकलने का कोई भी रास्ता था ही नहीं। सच तो यह है कि दोनों ही स्थितियां इंसान को पूरी तरह से बेबस और लाचार कर देती हैं। लूप्स के इस दुनिया से बाहर निकलकर अब चलते हैं इस विश्लेषण के दूसरे अहम पहलू पर। भाग 2, अहंकार की भयानक कीमत, परिणामों का सामना। हमारी लोक कथाएं हमेशा एक बात की बहुत सख्त चेतावनी देती हैं। जब इंसान का अहंकार चरम पर पहुंच जाता है और वो इन अनजानी शक्तियों का अनादर करने लगता है, तो वो खुद अपनी बर्बादी को दावत देता है। इस क्रैम्पस के उदाहरण से इसे समझते हैं। टोरंटो का 11 साल का सैम, जो होशियार तो बहुत था लेकिन घमंड से भरा हुआ था, वो कमजोर बच्चों को बुली करता था। क्रिसमस की रात सांता क्लॉज को छुपकर पकड़ने की उसकी जिद ने सांता को तो नहीं बल्कि क्रैम्पस को बुला लिया। ये सांता क्लॉज की वो काली परछाई है जो बुरे बर्ताव वाले लोगों को सीधा करती है। सोचिए, सैम के घर की चिमनी से कोई तोहफे नहीं आए, बल्कि सींगों वाला एक राक्षस उतरा जिसके हाथ में एक सुलगती हुई रॉड थी। अब जरा इस पर गौर करें। कनाडा के सैम और भारत के नैनीताल के समीर, इन दोनों की घटनाओं के बीच एक बहुत ही डरावनी समानता है जो साबित करती है कि अहंकार किसी भी रूप में हो खतरनाक ही होता है। एक तरफ सैम है जिसकी दूसरों को परेशान करने की आदत और उसका घमंड हावी था, और दूसरी तरफ नैनीताल में समीर और उसके दोस्त हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भवाली रोड के उस पुराने ब्रिटिश कब्रिस्तान का मजाक उड़ाया जहां एक भयानक लैंडस्लाइड में 150 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी।
दोनों ही मामलों में मूल समस्या बिल्कुल एक थी, घोर अनादर। मृतकों की शांति को भंग करके उस खौफनाक जगह पर सेल्फी लेना उन लड़कों को कितना भारी पड़ा, यह आगे पता चलता है। अलौकिक दुनिया का न्याय बहुत ही क्रूर और स्पष्ट होता है। जितनी बड़ी गुस्ताखी उतनी ही खौफनाक सजा। सैम को क्रैम्पस की उस सुलगती हुई रॉड से शारीरिक तौर पर जलाया गया और उसे ऐसे डरावने दौरे पड़े जहां उसे अपनी सारी गलतियां किसी बुरे सपने की तरह दिखाई दी। वहीं नैनीताल में समीर और उसके दोस्तों को अचानक एक भयानक बुखार ने जकड़ लिया और उन सबने एक साथ एक खौफनाक सपना देखा। उस सपने में वे उसी कब्रिस्तान में फंसे थे जहां उन्हें अपनी ही कब्रें नजर आईं और समीर ने अपने ही दोस्त का कटा हुआ सिर देखा। ये सिर्फ कोई शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा, साझा मनोवैज्ञानिक टॉर्चर था। अब हम इन कथाओं के सबसे खतरनाक और अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। भाग 3, चेतावनियों को नजरअंदाज करना, जीवित रहने के नियम तोड़ना। अक्सर होता यह है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति किसी नई जगह पर जाता है और वहां के स्थानीय लोगों की गंभीर चेतावनियों को महज एक अंधविश्वास मानकर ठुकरा देता है, तो वहीं से जीवित रहने के बुनियादी नियम टूट जाते हैं। दिल्ली के कड़कड़ाती ठंड वाले उस घने कोहरे में हिमाचल की तरफ जा रहे यावेन और उसके दोस्तों का सामना बिल्कुल ऐसे ही एक छलावे से हुआ था। अब ये छलावा कोई जीता जागता इंसान या स्पष्ट रूप नहीं है, ये एक माया है, एक शुद्ध धोखा। ये हमेशा खराब और अप्राकृतिक मौसम का फायदा उठाकर अपने शिकार पर वार करता है। जब उनका कैब ड्राइवर अचानक घबरा गया और उसने चेतावनी दी कि कोहरे के बीच से गुजरते वक्त किसी भी कीमत पर खिड़की मत खोलना, तो वो कोई मजाक नहीं कर रहा था। वो दरअसल उन्हें इसी अलौकिक छलावे से बचाने की कोशिश कर रहा था। ये अलौकिक हमला अचानक नहीं होता, ये बहुत ही क्रमिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप काम करता है। शुरुआत में ड्राइवर हाथ जोड़कर विनती करता है कि खिड़की बंद ही रखना। इसके बाद जैसे ही गाड़ी उस घने कोहरे में घुसती है, रिया को अचानक बिना किसी लॉजिकल कारण के भयंकर घुटन होने लगती है। वो पैनिक कर जाती है और घबराहट में सर्वाइवल का नियम तोड़ते हुए गाड़ी का शीशा खोल देती है। और बस अंततः वो कोहरा और उसके साथ एक 12 फुट लंबी खौफनाक काली परछाई सीधे गाड़ी के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसके बाद जो तबाही मचती है उसमें एक भयानक एक्सीडेंट होता है। यौविन अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और रिया जिंदगी भर के लिए गहरे सदमे में चली जाती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है वो ये है कि उस अलौकिक शक्ति ने उन पर सीधे हमला किया ही नहीं, उसने इंसान की सबसे बुनियादी प्रवृत्ति यानी जिंदा रहने और सांस लेने की तड़प को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उस शक्ति ने रिया के दिमाग में एक झूठी घुटन पैदा कर दी। ये एक ऐसा छलावा था, एक ऐसी सोची समझी चाल थी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि रिया खुद अपने ही हाथों से अपनी सुरक्षा का वो घेरा तोड़ दे जो उस ड्राइवर ने खिड़की बंद रखकर बनाया था। इस खौफनाक सफर के बाद हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। भाग 4, कहानियों की असली सीख, लोक कथाओं को डिकोड करना। जब हम इन लोक कथाओं की परतों को खोलकर डिकोड करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ मनोरंजन या लोगों को डराने के लिए गढ़ी कहानियां नहीं है। इन सभी का असली निचोड़ इन 4 सर्वाइवल नियमों में छिपा है। पहला नियम, जो अज्ञात है, जो हमारी समझ से परे है, उसका हमेशा सम्मान करें। दूसरा, अगर कोई स्थानीय व्यक्ति किसी खतरे की चेतावनी दे रहा है तो उसे अपने अहंकार में अंधविश्वास मानकर कभी न नकारें। तीसरा, अपने व्यवहार में हमेशा पूर्ण विनम्रता रखें, जिसकी कमी सैम और समीर दोनों में थी। और चौथा, सबसे अहम नियम, अगर आसपास का परिदृश्य या लैंडस्केप अचानक बदलने लगे या कुछ भी अप्राकृतिक लगे तो उस पर कभी भरोसा न करें। असल में ये महज कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सांस्कृतिक चेतावनियां हैं जो सदियों से अनजान मुसाफिरों को सुरक्षित रखने के लिए सुनाई जाती रही हैं। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। यदि कभी किसी घने कोहरे से भरी सुनसान सड़क पर एक ही साइन बोर्ड बार बार दिखाई देने लगे, तो क्या हम इंसानों के अंदर इतनी विनम्रता होगी कि हम अपनी गलती मानकर वहां से वापस मुड़ जाएं, या फिर हमारा अहंकार हमें हमेशा के लिए उस खौफनाक चक्रव्यूह को दोहराने के लिए अभिशप्त कर देगा? ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा।